देश बदल रहा है, देश बढ़ रहा है और इस बदलाव के साथ बदल रहे हैं आप और हम। भारत का पूरी दुनिया में धाक जमाना और अपने विकास की तरक्की की कहानी का परचम लहराना। बदल रहा है भारत, बदल रहा है भारत का निवेशक। रिकॉर्ड डीमैट खाते, रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज, वित्तीय साक्षरता की ओर बढ़ते छोटे मझोले शहर, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की लहर। सही कहा गया है, कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश, आप सभी का पसंदीदा चैनल। और ईटी नाउ स्वदेश के जन्मदिन के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जी हां, आपका चहेता चैनल ईटी नाउ स्वदेश पूरे कर रहा है 2 साल और तीसरे साल के इस पड़ाव में आने की खुशी में मैं आपको तोहफे के रूप में दे रही हूं एक खास शो जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं अपने दर्शकों को उनकी आर्थिक निवेश रणनीति की प्लानिंग करवा रही हूं देश के दिग्गज फंड हाउस के प्रमुखों के साथ। जी हां, चलिए स्वागत करना चाहती हूं मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वरूप मोहंती, सीईओ मिरर एसेट एएमसी, सुरेश सोनी, सीईओ बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड, कल्पेन पारेख, एमडी सीईओ डीएसपी म्यूचुअल फंड, नीलेश शाह, एमडी सीईओ कोटक एएमसी, डीपी सिंह, डीएमडी जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड, सुनील सुब्रमण्यम, सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और स्वरूप आपके पास आऊंगी सबसे पहले। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद हमारी जन्मदिन के मौके पर आपने शिरकत की। और पहला सवाल चलिए आपसे हमारी एक दर्शक पूछना चाह रही है, पलक। सुन लेते हैं उनका सवाल क्या है आपके लिए। मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है, मैं 21 ईयर्स की हूँ। मेरा सवाल था कि मेरा जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो मैं अपनी पहली जॉब से जो पहली सैलरी मिलेगी उसका पहला निवेश कैसे करूँ, कैसे रखूँ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, और साथ ही साथ मैं अपने लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग भी रखना चाहती हूँ। और क्या इक्विटी में पहला निवेश करना सही रहेगा, इन सब में आपकी क्या सलाह है? First of all, happy birthday. Congratulations to ET Now on the second birthday. Wonderful event. So wish you all the best and look forward to many more birthdays. ये एक बहुत ही अहम सवाल है एंड काश किसी ने मुझे जब मेरा पहला सैलरी आया था तभी कोई बता देता इसका एक आंसर। मेरे हिसाब से पहला निवेश पहले सैलरी से ही शुरुआत होनी चाहिए। इसके 2 कारण है, क्योंकि हमें सब पता है कि इन्वेस्टमेंट्स एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ते हैं। जितना जल्दी आप शुरू करें उतना बेहतर आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग बन सकते हैं। तो इसलिए पहले सैलरी से ही अगर पहला निवेश आप चालू करेंगे तो आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स एक्सपीरियंस के तरफ से काफी एक अच्छा एक शुरुआत हो सकता है। बिल्कुल स्वरूप। तो स्वरूप लगे हाथों आपसे मुझे एक सवाल भी पूछना है, क्या आप इक्विटी को पहला निवेश रखने की सलाह देते हैं क्या? कंट्री को देखें, बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 3.5 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन जाएगा, तो ये जो ग्रोथ होगा, द बेस्ट वे हमारे लिए ग्रोथ को हमारे लाइफ में लेने का एक जरिया होता है कैपिटल मार्केट्स एंड ग्रोथ एसेट। डेफिनेटली इक्विटी रहता है और यहाँ से रहेगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स एट दैट एज इक्विटी में ही होनी चाहिए। बिल्कुल। तो स्वरूप ऐसे में लगे हाथों बता दीजिए आपका पहला निवेश क्या था? कविता, मेरा पहला निवेश फिक्स डिपॉजिट्स था, क्योंकि 90s में मैंने नौकरी शुरुआत की थी। तब फिक्स डिपॉजिट्स करीब 14-15% रिटर्न देते थे और मैं फिक्स डिपॉजिट्स भी में ही काम करता था, तो वो मेरा फर्स्ट निवेश था। फिर मिड 90s में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा, तो करीब 90s एंड ऑफ 99 से इक्विटी से इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया मैंने। बिल्कुल स्वरूप। और आगे बढ़ते हैं और सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद जन्मदिन के मौके पर जुड़े हमारे साथ। और कमता हमारे एक दर्शक जो हैं वो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, आइए सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो, नमस्कार। मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्लानिंग कर रही हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मैंने 4 महीने पहले ही जॉब ज्वाइन की है। मैं अगले 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मेरा सवाल यही है कि मुझे मेरे सैलरी का कितना % हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैं फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर रहूँ। दूसरा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि निवेश करने से पहले मुझे क्या क्या होमवर्क करना चाहिए।
धन्यवाद कविता जी, और आपको और सारी ईटी स्वदेश की टीम को और सारे दर्शकों को आपकी दूसरी एनिवर्सरी की और दूसरी बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से आप देशवासियों के फायदे की बात देश की भाषा में करते रहें, यही आप मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है ये इन्वेस्ट करने के लिए, और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बारे में विचार किया है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। सबसे सिंपल तरीका है कि 2 या 3 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, कि आप सबसे पहले अपना एक अकाउंट खोलना पड़ता है आपको केवाईसी सर्टिफिकेशन करा के, जो कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाके एक बार आप केवाईसी करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के चुनाव के लिए मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सलाह रहेगी कि कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड आप चूज करें अगर अपने करियर की शुरुआत में है, और अगर आप बड़े लंबे समय के हिसाब से व्यू लेना चाहते हैं तो कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड, वो कैटेगरी में आपको रेकमेंड करूंगा जिसमें कि आप एसआईपी से शुरुआत करें, और ये मान करके शुरुआत करें कि आप लंबे समय का एक बार व्यू लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा सस्ते भाव पर नहीं है, ये करीब करीब लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब के आसपास में चल रहा है। तो व्यू एक लंबा लेकर आइए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के व्यू से मत आइए, और फंड्स का एक बार चुनाव करें फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में, और आप मतलब ये परफॉर्मेंस देखकर, मीडियम टू लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखकर, 3 से 5 साल की परफॉर्मेंस देखकर, और एक रेपुटेड फंड हाउस जिससे कि आप कंफर्टेबल हो उसे देखकर आप इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। एसआईपी करिए, और एक कम से कम ये ध्यान रखिए कि आपकी एसआईपी की अवधि कम से कम 5 साल की हो। मेरा ये मानना है कि आप जरा लंबे वक्त का लीजिए, 10 साल 15 साल जो भी आप सोच सके, लेकिन कम से कम 5 साल के आसपास की शुरुआत करिए। और राइट, तो ये सलाह, और बहुत दर्शकों ने अपने सवाल हमें भेजे हैं, इसीलिए सुनील जी आपके पास आती हूँ झटपट। अब ये बताएं हमें कि जो शेयर्स खरीदते हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद आपका भी, जन्मदिन के मौके पर हमारे साथ आप जुड़े और इतना खास बनाया हमारे शो को। सवाल आपसे जो हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं यूट्यूब से, सुनील जी, वो ये है कि जो शेयर खरीदे हुए हैं अगर उनमें तेज गिरावट आ जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे इस उतार चढ़ाव को समझना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, पहले स्वदेश चैनल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं अपनी दूसरी सालगिरह पे। ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि स्टॉक आपने खरीदा, उसमें बहुत तेजी हुई है, अभी मंदी का टाइम आया है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि मार्केट के फंडामेंटल 2 चीज के ऊपर चलते हैं। एक होता है कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ, जो ईपीएस कहते हैं। दूसरी होती है मार्केट के लिए डिमांड और सप्लाई उस स्टॉक के लिए, जो वैल्यूएशन के तौर पर जाना जाता है। तो आपकी जो कंपनी, उसकी परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक चल रही हो तो वैल्यूएशंस, डिमांड एंड सप्लाई बहुत अलग कारण होते हैं उस स्टॉक के लिए। डिमांड सप्लाई यानी कि उसके कॉम्पिटिटर या दूसरे सेक्टर या दूसरे एसेट क्लास में डिमांड ज्यादा बढ़ सकती है, या कुछ और चीज हो सकती है इकोनॉमी में जिसके कारण स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी कम हुई हो इन्वेस्टर्स के लिए। इसके लिए आपके कंपनी की शेयर की प्राइस गिर सकती है, मगर एज लॉन्ग एज आपकी कंपनी की प्रॉफिट्स ठीक ठाक चल रहे हैं और उसकी आउटलुक में कुछ बुरी खबर आपको अखबार में या न्यूज चैनल में नहीं दिख रहा है, तो आप होल्ड कीजिए। मगर एक शर्त है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है और आपने एक गोल मन में रखते हुए उस शेयर को खरीदा था, और अगर वो गोल नजदीक आ रही है, तो शायद आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एज लॉन्ग एज आप प्रॉफिट जोन में हो। क्योंकि आपके खरीदने के बाद प्राइस उड़ गया होगा ऊपर और फिर गिरा होगा, मगर आपकी परचेज प्राइस से अभी भी आपको अगर प्रॉफिट है और आपको पैसे की जरूरत है कुछ और अपनी ख्वाहिश पूरने के लिए, तब आप प्रॉफिट बुक सकते हैं। अगर वो बात नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि कंपनी की हालत एज लॉन्ग एज ठीक है, आप उसमें निवेश रहिए। और इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर आपके पास सरप्लस कैश होगा तो और भी उस स्टॉक को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट को एवरेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही सलाह। डीपी सर, आपके पास आऊंगी, और सबसे पहले तो मुबारकबाद।
आपके नए रोल के लिए और धन्यवाद जन्मदिन के मौके पर ईटी नौ स्वदेश के साथ आप जुड़े। सवाल आपसे भी यही है, यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं और नौजवान हमारे ये दर्शक हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि फ्रीलांसर हो या अगर किसी का खुद का कारोबार हो, खुद का व्यवसाय हो, तो वो किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे और किस तरह से अपनी आर्थिक जिंदगी को आगे बढ़ाए, अपने तमाम निवेश लक्ष्यों को पूरा करने की क्या रणनीति अपनाए। कविता जी, सबसे पहले इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या दर्शक के सवाल का जवाब दूं, आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो दूसरी सालगिरह है ये बड़ी इवेंटफुल रही है और आप लोगों ने एक बेहद उम्दा काम किया है फॉर द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अदरवाइज आल्सो। सो heartiest congratulations to the whole team of ET Swadesh. Now I will come back to the question. The question what is asked is, ये पूछा गया है कि एक जो फ्रीलांसर है जिसकी नियमित कमाई नहीं होती उसको अपनी निवेश की यात्रा कैसे करनी चाहिए। देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो आपकी जो आय निश्चित नहीं है, तो परंतु आप अपने पैसे को जब भी आपकी आय होती है आप एक अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर उसको एक नियमित आय वाले व्यक्ति के साथ कंपेयर करके उस तरह करना चाहते हैं तो SIP और STP फ्रॉम द बैंक अकाउंट इज द बेस्ट रूट, दैट इज नंबर 1। और अदरवाइज भी ये होता है कि आप अपने पैसे को जब भी आपकी कमाई आती है उसको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पार्क कर सकते हैं। बहुत ही ऐसी स्कीम है जैसे आर्बिट्राज फंड हुआ या लिक्विड फंड हुआ या ओवरनाइट फंड हुआ। आप अपने पैसे को वहां पार्क करके रखिए और नियमित रूप से वहां से आपका पैसा जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा। ये तो है अगर आपको SIP या STP की रूट से करना है। परंतु अगर आपको लंबी अवधि के लिए करना है तो एवरी टाइम इज ए गुड टाइम, किसी भी समय लगाइए। अगर आपका समय 5 साल से ऊपर है तो उसको टाइम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर वो काम आपके लिए करता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला तो पूरे का पूरा पैसा आज ही निवेश हो जाता है। फंड मैनेजर जो होते हैं म्यूचुअल फंड में, वो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को बनाते रहते हैं ताकि लंबी अवधि के बाद आपको एक अच्छा जो होता है कैगर बोलते हैं, तो हर साल के एक संयुक्त ब्याज जिसको बोलते हैं वो आपको मिलता रहे, संयुक्त ब्याज के बराबर रिटर्न आपको मिलती रहे। एक कैगर रिटर्न जैसे अगर आप देखें तो आज की डेट में भी जितनी मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर गिविंग 15% से ऊपर का 5 साल का रिटर्न सबका है, कम से कम। बढ़िया से बढ़िया और जो कम परफॉर्मेंस वाली स्कीम है सब ने 15% से तो ऊपर रिटर्न दिया ही है। चलिए, बहुत बढ़िया सलाह। नीलेश जी, स्वागत है आपका भी और ET नौ स्वदेश की सालगिरह पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सवाल अहम है जो हमारे YouTube के दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये है कि जब भी आप लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य जो है वो आने वाले समय का होता है और अमूमन लोग जो है 15-20 साल का लक्ष्य जो है वो बांधते हैं। अब ऐसे में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक जिक्र हम करते हैं जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है। तो जब भी आप इस तरह के लंबी अवधि के लक्ष्य आंकते हैं तो किस तरह से समय को आंकना चाहिए और महंगाई, क्योंकि आपके लक्ष्य को खा ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए और उसके मुताबिक अपने लक्ष्य को जो है वो बांधना चाहिए। क्या सलाह होगी? पैसे की वैल्यू कैसे कम हो जाती है अगर आप लंबी अवधि का लक्ष्य आंकते हैं लेकिन उसमें महंगाई को मिस कर देते हैं? तो नीलेश जी। कविता जी, स्वदेश करके एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें एक गाना था, मिट्टी की जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। मैं ET नाउ स्वदेश को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हर निवेशक को आप कैपिटल मार्केट के जरिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करते रहे, वैसी आशाएं करता हूं। एक है कि मार्केट अच्छा करेगी बिकॉज भारत की इकोनॉमी अच्छा करेगी। 2010 में हम दुनिया की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 2014 में 10वीं बने, 2023 में 5वीं बने और 2030 तक तीसरी बन जाएंगे। और वैसे ही चलते रहे तो कभी दूसरी और हो सकता है कि कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।
तो भारत की ग्रोथ स्टोरी और भारत की मार्केट की ग्रोथ के ऊपर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन निवेशक इस जर्नी में कितना पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो उनके ऊपर है। कई बार हमने देखा है कि फंड के रिटर्न से निवेशक का रिटर्न कम होता है, क्योंकि वह हमेशा उसी फंड में निवेश करने की कोशिश करता है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न पिछले साल दिया हो। आने वाले साल में क्या रिटर्न देंगे इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। तो मेरी सिर्फ यही निवेदन होगी, आप भारत की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग टर्म निवेशक बनिए। उतार चढ़ाव मार्केट के और फंड के परफॉर्मेंस में आते रहेंगे, लेकिन अगर आप निवेश करके बने रहे तो आपको जरूर फायदा हो। एक घड़ी की ब्रांड है स्विट्जरलैंड की, जिसने कहा है, यू डोंट ओन पटेक फिलिप, यू मियरली पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। बस कुछ उसी तरह से आपको निवेश करना है। आप निवेश करिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तब आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल है, वो मीट हो जाएंगे। कविता जी, महंगाई है ना, वो कड़क धूप जैसी है। धूप में अगर हाथ में बर्फ लेके खड़े रहो तो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हो जाता है और हाथ से निकल जाता है। बल सेम चीज जो धूप बर्फ पे करती है, महंगाई हमारी सेविंग्स पे करती है। अगर आपके पास आज 100 रुपये है और सिर्फ जेब में रखे, तो कल वो 100 रुपये की वैल्यू 95 हो जाएगी अगर महंगाई का दर 5% है। दूसरे साल वो 95 की 90 हो जाएगी अगर महंगाई का दर सिमिलर रहा। महंगाई जैसे धूप बर्फ को पानी में कन्वर्ट करके हमारे हाथ से निकाल देती है, वैसे ही हमारी सेविंग्स की वैल्यू को कम करती रहती है। कल्पेन जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की सालगिरह के इस खास शो पर। और यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं जो सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है और शायद आपको जवाब देने में काफ़ी मज़ा भी आए कल्पेन जी। मुनाफा या नुकसान, किस पर फोकस करना चाहिए जब भी कोई निवेश की रणनीति अपनानी हो या आप पैसे लगाएं? ईटी नाउ स्वदेश बहुत ही अच्छी इनिंग शुरू की है 3 साल पहले। और जिस तरह से आप आपके और हमारे निवेशकों को ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी के साथ सही निर्णय लेने के तरीके दिखाते रहते हो, मेरा ये मानना है कि जो इंडिया में फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा और सेविंग्स बढ़ रहा है, लेकिन सही निवेश कैसे करें ये बताना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताना बहुत जरूरी है। और ईटी नाउ स्वदेश और आपकी टीम बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सिंसियरिटी से काम कर रही है। तो बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के लिए। ये 3रा साल है एंड आई विश you add a few more zeros of compounding and you keep continuing this good work. तो वैसे में कल्पेन जी सवाल ये अब उठता है कि नुकसान ना हो, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कहाँ और कैसे नुकसान होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? ये भी तो रेड फ्लैग्स होंगे जो शायद आप हाईलाइट करवाना चाहें हमारे दर्शकों को। मेरा जो तजुर्बा रहा है, मेरे अनुभव में, जब मैंने मुनाफा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया है तो मुझे नुकसान हुआ है। और जब मैंने ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि ठीक है यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, तो मेरा होमवर्क ज़्यादा बेहतर रहा है और उसके वजह से मेरा मुनाफा बेहतर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 2 रूल है इन्वेस्टिंग के जो वॉरेन बफेट ने बताए हैं। पहला रूल है नेवर लूज मनी एंड दूसरा रूल है डू नॉट फॉरगेट रूल 1। तो अगर हम कोशिश करें मुनाफा तो करना ही है हमें, ऑब्वियसली हम पैसा लगाते हैं उसी के लिए, लेकिन हमारे एनालिसिस में ये ध्यान देना जरूरी है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, और अगर वो हमने ठीक से सॉल्व कर लिया तो मोस्ट लाइकली मुनाफा होने का जो चांस है वो बेहतर है। तो कल्पेन जी कह सकते हैं कि पास्ट रिटर्न, पास्ट परफॉर्मेंस का यहाँ पर कोई हाथ नहीं है? देखिए, डिपेंड करता है, हर एसेट क्लास के अलग अलग नियम और तरीके होते हैं। और ज्यादातर सवाल क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास या इक्विटी म्यूचुअल फंड के वजह से होते हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर हम 3 चीजों का ध्यान रखें, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, मतलब अच्छी कंपनीज में। एंड नॉर्मली आप जब म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हो तो वो हमारा काम होता है कि हम अच्छी कंपनीज को ही इकट्ठा करके आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे।
और अगर आप खुद डायरेक्टली कर रहे हो तो खराब कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए जस्ट बिकॉज उसके शेयर के दाम ऊपर जा रहे हैं। तो पहले तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, क्वालिटी अगर अच्छी भी हो तो उसके प्राइजेस बहुत ऑब्सीन या बहुत ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। तो हमें अच्छा खरीदना है और जनरली सस्ता खरीदना होता है। अगर हम महंगा खरीदते हैं कोई भी चीज तो मुनाफा है वो नुकसान में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में लाइफ रैंडम होती है, बाजार रैंडम होता है। हर साल में 15-20% ऊपर नीचे अच्छी कंपनी में भी उतार चढ़ाव होता है, तो समय लंबा होना चाहिए। नॉर्मली देखा गया है कि इक्विटी फंड्स में अगर आप मिनिमम 7 से 10 साल अगर इन्वेस्ट करें तो कभी भी जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस काफी कम हो जाती है। इनफैक्ट एज ऑफ हिस्टोरिकल कंडीशंस, इवन कोविड के दिन जब बाजार 15-20% गिरा था, पिछले 10 साल का रिटर्न फिर भी 7 से 8 तक का पॉजिटिव था। तो समय लंबा होना चाहिए, अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, और जो भाव पे आप खरीद रहे हो वो ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। विच मीन्स जस्ट बिकॉज पिछले एक साल में किसी फंड ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया और इसीलिए हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। तो एसेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन, and good companies and good prices. These are the few rules to avoid losses. तो चलिए, फर्स्ट राउंड ऑफ सवाल तो हो गए हैं और देश की जनता ने ये सवाल खास तौर से आपके लिए भेजे हैं। और भी सवाल हैं, लेकिन फिलहाल इस बेहद खास पेशकश में मैं रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेहद खास पेशकश, जहां पर स्वदेश के 2 साल पूरे होने पर हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। स्वदेश की उड़ान, निवेश को दी नई पहचान। और मेरे साथ देश के टॉप फंड हाउसेस के सीईओज और एमडीज बने हुए हैं जो देश की जनता की फाइनेंशियल प्लानिंग लाइव हमारे साथ कर रहे हैं हमारे इस बेहद खास दिन पर। और बर्थडे तो हमारा है, लेकिन हम तोहफा दे रहे हैं हमारे दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग दिग्गजों के जरिए करवाकर। तो सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी। स्वरूप, आपके पास आऊंगी और बहुत ही खास सवाल है, दर्शक ने आपके लिए भेजा है। हेलो सर, मेरा नाम है दिशा शर्मा और मैं 20 इयर्स की हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि किस एज में कितनी सेविंग करनी चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है क्या ये 25 या 35 इयर्स के बाद बदल जाता है, और ये जो एक एज और इन्वेस्टमेंट का ये जो गणित है इसको कैसे बैलेंस करें या इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप, अगर उसके बारे में हमें और बता पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अगर एक होते तो डिक्शनरी में शायद एक ही वर्ड होता। दो अलग अलग हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट्स ही अलग हैं। जो हम सेविंग्स मानते हैं वो इनकम से, जो हमारा टोटल इनकम होता है उसमें से जो एक्सपेंस निकाल दें, जो बच जाता है वो सेविंग्स होता है। और वही बचत को अगर आप एक मायने देते हैं या ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तभी ये इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ने लगता है। तो वंस जब आप अपने सेविंग्स को ऐसे कहीं पे निवेश करते हैं जिससे वो सेविंग्स ग्रो करे, तभी वो इन्वेस्टमेंट के रास्ते पे चल पड़ता है। इसके डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं और डिफरेंट एसेट क्लासेस के डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स हैं, रिटर्न प्रोफाइल्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने निवेश को ठीक ठाक अगर सारे एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करें तो एक अच्छा निवेश का प्लान बन सकता है। योर सेकंड क्वेश्चन इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ जब 25 साल का होता है और जब 35 साल हो जाते हैं तो लाइफ कंप्लीटली शायद चेंज हो जाते हैं। मेरे को याद है आई वॉज 25 जब मैं शादी किया, तो आई वॉज 28 एंड व्हेन आई वॉज 35 तो मेरे जो डिपेंडेंट्स थे, मेरे जो लाइफ नीड्स वो कंप्लीटली चेंज हो गए थे। और जो मेरा आउटलुक था टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एट 25 और जो मेरा आउटलुक बना एट 35 हैड नो कोरिलेशन। इसलिए हमेशा आपका निवेश जो रहता है आपके लाइफ के साथ जुड़ा रहता है और आपके लाइफ के नीड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स आपके प्लान्स बनते हैं। तो टिपिकली जो हम निवेश करते हैं उसके अगर हम उसको कुछ टेंजिबल मायने दे सकते हैं या कुछ एक गोल दे सकते हैं, तभी आपका निवेश का इन्वेस्टमेंट जो एक्सपीरियंस रहता है वो ठीक रहता है। विदाउट दैट आप एक रिटर्न चेजर शायद बन सकते हैं। ये हम काफी चर्चा करते हैं कविता, आप और मैं, कि दो किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक रिटर्न चेजर होते हैं, गोल चेजर होते हैं। जो गोल चेजर होते हैं वो अपने लाइफ से जुड़ जाते हैं। उस हिसाब से अगर आप 25 में
शायद एक रिटर्न चेजर के हिसाब से शुरुआत करें, लेकिन बाय 35 अगर आप गोल चेजर बन जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल प्लान बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट जर्नी बन सकता है वहां से। चलिए सुरेश जी, अगला सवाल आपके लिए है। हेलो सर, मेरा नाम आकाश है और मैं शाहजहानपुर यूपी से हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो भी नए निवेशक होते हैं उनको डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना चाहिए या किसी म्यूचुअल फंड के जरिए, क्योंकि आजकल मैंने सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी देखा है, लोग अपने धड़ल्ले से सलाह दे रहे हैं कि किसी स्टॉक में निवेश करें या फिर किसी फंड में। रेड फ्लैग कैसे पकड़ें ताकि नुकसान होने से बच सके? थैंक यू। अब मेरी सलाह ये रहेगी कि अब ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू डालें, क्योंकि इसमें आपको एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल मिलता है जो प्रोफेशनली मैनेज होता है। फिर भी अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो एक थोड़ा अमाउंट, समझिए आपके पोर्टफोलियो का 10% के आसपास, आप अपने डायरेक्ट शेयर्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर सकते हैं। ज्यादा पोर्टफोलियो जो है वो म्यूचुअल फंड में डालिएगा, थोड़ा अपने डायरेक्ट करिए, कुछ टाइम बाद में रीअसेस करिए। देखिए, हर एक में से किसी में भी स्किल हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी रिस्क को कंट्रोल करें और एक मेजर्ड एक्सपोजर लें जब आप पर्सनली इन्वेस्ट करें तो। और पर्सनली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो खुद की स्टडी करिए। सिर्फ किसी एसएमएस या किसी व्हाट्सएप या फिर टीवी प्रोग्राम देखकर आप इन्वेस्ट ना करें, अपनी खुद की स्टडी करें और एक थोड़ा पैसा उसमें डालें। और उसमें भी हो सके अगर आपके पास में ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स है तो कुछ डाइवर्सिफाई करें कुछ स्टॉक्स के बीच में, न कि सिर्फ एक स्टॉक लेकर बैठ जाए। और ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में और कुछ पैसा आप अपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको बाजार की समझ नहीं है, सीखना चाहते हैं, तो शायद म्यूचुअल फंड का भी रास्ता सही होगा। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सुरेश जी, तो एक सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आजकल सोशल मीडिया पर तो ना धड़ल्ले से लोग जो हैं स्टॉक्स बेचते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं। बहुत जरूरी है आगाह रहना, सतर्क रहना। ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स होंगे जो आप इस तरह के लोग जो सलाह देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, उन्हें सुनने से पहले आप दर्शकों को, निवेशकों को देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? सुरेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना होगा कि आप बहुत छोटी कंपनीज के शेयर्स या एकदम माइक्रो कैप के अंदर ना जाएं। बहुत बार ये होता है कि जो व्हाट्सएप पर या कई दूसरे मैसेजेस आते हैं वो बहुत एकदम पेनी स्टॉक्स के बारे में आते हैं, जहां पर कि नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। आप कोशिश करें ऐसी कंपनियों के ऊपर में इन्वेस्ट करने के लिए जहां पे कम से कम आपको 8 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखे, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ दिखे, और कंपनी का जो अगर आप शेयर होल्डर बेस देखते हैं उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन दिखे। तो ये एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि जिससे आप कम से कम एक मिनिमम क्वालिटी फिल्टर देख लेते हैं। रेड फ्लैग अगर आप देखें तो मतलब मेरा यही कहना होगा कि ऐसे स्टॉक्स ना देखें कि जिन पर कोई पेनी स्टॉक हो या फिर कुछ बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, या फिर उनके अंदर में आपने बहुत ज्यादा शार्प प्राइस रैली देख ली हो। ये नहीं हो कि आप कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में फंस जाए जहाँ पे कि स्टॉक को बहुत ऊपर चढ़ करके आप कहीं उसको लेकर नुकसान के उसमें ना आ जाए। पर स्टडी करिए अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए पिछले कुछ 8-10 साल का, और ट्रेंड देखने की कोशिश करिए, रिसेंट वर्किंग और उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड। दोनों अगर आपको ठीक लगे तो उसके बाद में एक लिमिटेड एक्सपोजर लीजिए उसमें। चलिए, बहुत खूब जवाब दिया सुरेश जी आपने। और सुनील जी, प्रियल हमारी एक दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहती हैं आपसे, आइए उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रियल है, मेरी उम्र 21 साल है। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे मेरे ड्रीम्स पूरा करने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं 4 साल के लिए रुक सकती हूँ। तो मैं पहली चीज कहूंगा कि आप अपना एक रिस्क एपिटाइट जान लीजिए। आप किस तरह के व्यक्ति है, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंस है, आपको जरूरत होती है कितना पैसे की, और क्या लंबी अवधि आप रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये अगर तय कर जाए, मैं 2 कैटेगरी में स्प्लिट करूंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप एग्रेसिव है या मॉडरेट है, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को इक्विटी मार्केट में सलाह नहीं दूंगा। तो इस चीज में आप अगर मॉडरेट है, मैं कहूंगा कि आपको बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड एक अच्छी निवेश के लिए, क्योंकि इसमें इक्विटी डेट
दोनों शामिल होते हैं और थोड़ा बहुत आर्बिट्राज का भी एडवांटेज उठा दिया जाता है। एक लेस वॉलेटाइल जर्नी फॉर गिविंग यू फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस या इन्फ्लेशन प्लस रिटर्न्स। उससे अगर आप संतुष्ट है, आपको मॉडरेट रिस्क एपिटाइट है, तो मैं कहूंगा बैलेंस एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर ये आपके लिए बहुत आइडियल होंगे। इसमें आप चाहे वो लमसम के जरिए या एसआईपी के जरिए कर सकते हैं। अगर आप थोड़े अग्रेसिव मेंटालिटी के हैं और इक्विटी मार्केट थोड़ी बहुत आपकी समझदारी है, तो मैं कहूंगा कि आपको एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप क्षेत्र में आपको निवेश करना चाहिए, उस तरह के फंड में। और मैं कहूंगा कि अगर पहली दफा आप इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं और पिछले साल 1.5 साल में आए हैं, तो आप एसआईपी के थ्रू आप निवेश कीजिए। इसके कारण दो होते हैं, फर्स्ट फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को शामिल करने की पोर्टफोलियो में उसके पास खासियत है। तो इकोनॉमी में क्या होता है, जब बाहर के जो इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा लगाते हैं, जिसका मानती है एफआईएस नाम उनका, तब लार्ज कैप थोड़े बेहतर करती है। जब डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी चलती है तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा निवेश करते हैं, तो उनकी रिटर्न्स अच्छी चलती है। तो एक लंबी अवधि में आप देखिए, कभी लार्ज कैप चलेंगे, कभी मिड एंड स्मॉल कैप चलेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के साथ आसान होता है, क्योंकि वो अपने रिसर्च के जरिए, अपने डाइवर्सिफिकेशन के जरिए वो तीनों में निवेश कर सकते हैं डिफरेंट में। तो उनकी एक्सपर्टीज को आपको हाथ में लेते हुए, सेकंड एसआईपी में क्या होता है कि लॉन्गर टर्म में मार्केट, इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होती है। तो एसआईपी में आपको खास चीज ये है कि जब मार्केट गिरती है तो और भी यूनिट्स आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसको कहते हैं, उससे आपको एक भलाई होती है। दूसरी बात है, लॉन्ग टर्म में एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण आपको ग्रेजुअली, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मंथली इनकम होता है, चाहे वो सैलरी के जरिए या रेंटल इनकम अपने घर से, जिस भी चीज से मंथली इनकम आता है, तो मंथली उसको निवेश करे थ्रू एसआईपी, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए आपको लॉन्ग टर्म में एक बिग पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो, ऐसी तरह की कॉर्पस आप जरूर इस फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप कैटेगरी से आप बिल्ड कर सकते हैं। तो यही मेरी सलाह होगी आपको। डीपी सर, एक बहुत अहम सवाल आ रहा है आपके लिए, और मेरे ख्याल से एक ऐसा सवाल है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पहला कदम और एक बुनियादी ढांचा जो आप खड़ा करना चाहते हैं अपनी आर्थिक रणनीति का, उसमें सबसे अहम है इमरजेंसी फंड पे सवाल पूछ रहे हैं हमारे यूट्यूब के दर्शक, आपसे पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी फंड की अहमियत क्या है, इसे बनाते कैसे हैं? देखिए जी, जो इमरजेंसी फंड है एक बहुत निहायत ज़रूरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे समय के दौरान गुजर रहे हैं जिसमें अनसर्टेनिटीज बहुत हैं। कभी मालूम नहीं होता, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए कि आपको एक मुफ्त पैसा चाहिए होता है किसी भी काम के लिए। मतलब ये किसी भी तरह का हो सकता है। आपको एकदम बच्चे को कहीं एडमिशन मिल गया और एकदम से फीस भरनी है, या आपको भगवान ना करे घर पे कोई बीमारी या कुछ हो जाए, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए हो सकता है। या कोई चीज, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई अगर व्यापार में है, तो उसके लिए, वो भी इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रख सकते हैं आप। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आप निवेश, क्योंकि जो इक्विटी में निवेश करने की हम आमतौर पे बात करते हैं, तो उसमें यही बोलते हैं कि 5 साल से ऊपर का पैसा होना चाहिए। कम से कम 3 साल तो चाहिए ही चाहिए, 3 से 5 साल तो मिनिमम है, और 5 साल से ऊपर हो तो बेहतर है। परंतु अगर कोई व्यक्ति को ऐसा पैसा जो कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो उस इमरजेंसी फंड की अहमियत बहुत है। क्योंकि अगर आपने सारा पैसा इक्विटी फंड में लगाया है, आपने 5 साल से ऊपर के लिए लगाया है या 3 साल के ऊपर के लिए लगाया है, और 6 महीने बाद आपको जरूरत पड़ गई, तो हो सकता है वो 6 महीने में मार्केट बहुत अच्छी चली और आपको एक अच्छा उसका फायदा मिल जाए, जो कि एक बोनस के तौर पे देखा जाना चाहिए। परंतु खुदा ना खास्ता अगर वो 6 महीने मार्केट डाउन रही, तो आपको लॉस पे पैसा निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है इमरजेंसी फंड ऐसे फंड में लगाया जाए जहाँ पे कैपिटल लॉस ना हो, परंतु आपको बैंक ब्याज से ज्यादा कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलती रहे, ताकि ऑप्टिमाइजेशन भी, रिटर्न भी हो जाए, एवरेज भी बन जाए, और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी, क्योंकि बैंक में आप किसी भी डिपॉजिट में डालो सेविंग के अलावा, तो हर जगह टीडीएस कट जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ टीडीएस का कोई ऐसी चीज नहीं है टीडीएस के नाम की, और यहाँ पे जब भी आप पैसा निकालोगे, जितना गेन है वो साल के अंत में आपको उसका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से पे करना है। तो इमरजेंसी फंड तो निहायत ही जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, बिकॉज हम एक अनसर्टन वर्ल्ड में रह रहे हैं और अनसर्टनिटी कभी भी आ सकती है। एंड हमारे से ज्यादा किसी ने इस चीज को कभी समझा नहीं होगा, क्योंकि हम सब ने
2020 में जो कोविड एकदम से आ गया था, तो जिन व्यक्तियों ने अपना इमरजेंसी फंड बना के रखा था उनको उसको नेविगेट करने में बहुत आसानी हुई। पर जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था उनको भी अपनी ऐसी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और ऐसी चीज भी बेचनी पड़ी जबकि मार्केट रियल एस्टेट भी बहुत खराब हो गई थी और कुछ देर के लिए इक्विटी मार्केट भी खराब थी शुरू में, तो कई लोगों को अपने निवेश को लॉस पे बेचना पड़ा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक इमरजेंसी फंड को बना के रखा जाए ताकि किसी भी जरूरत के समय आप उसमें से अपना पैसा निकाल सकें। बिल्कुल ज़रूरी है हर किसी के लिए इमरजेंसी फंड के बारे में सोचना और उसके लिए निवेश करना। लेकिन नीलेश जी, आपकी ओर बढ़ती हूँ मैं। प्रियंका हमारी एक दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहती हैं आपसे। वीडियो के जरिए सवाल आया है इनका, ये सुन लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रियंका शुक्ला है। मेरी एज 39 ईयर्स है। मैं जामनगर गुजरात से हूँ। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, तो अपना टाइम बचाने के लिए यानी इस पे नियंत्रण के लिए हमें सबसे ज़्यादा अहमियत किसे देनी चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारी सभ्यता में हमेशा कहा है कि पैसा हाथ का मैल है, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन मुझे जो पसंद आया है वह वॉरेन बफे का ये एक कोट है, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, बट मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर यू मेक सच स्टेटमेंट। एक बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसों से बहुत सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अगर जेब में पैसा हो तो बहुत सारी चीजें हम खरीद भी सकते हैं। तो एक संतुलन बना के रखिए। हमारी संस्कृति में लक्ष्मी माता की भी पूजन करते हैं, सरस्वती माता का भी पूजन करते हैं। तो पैसों के पीछे भागिए मत, बट पैसों को इग्नोर भी मत करिए। सही तरीके से निवेश करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रियंका के बाद प्रीति हैं कल्पेन जी, जो आपके लिए सवाल पूछ रही हैं। ये भी वीडियो के जरिए सवाल आया है, सुन लेते हैं क्या कहना चाहती हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरी एज 27 ईयर्स है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है, तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम अपनी लाइफस्टाइल के जरिए अमीर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा एडवाइस दीजिए। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के पिताजी को मिलने गया था। उनकी 80 साल की उम्र है और मैंने उनको बहुत एक्सप्लेन किया कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे पैसा बन सकता है। और उन्होंने बहुत ही स्पिरिचुअली बताया कि तकदीर का बहुत बड़ा रोल है, आप और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इट मेड मी वेरी स्पिरिचुअल आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नसीब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन उसके बाद हमारे दायरे में जो भी हमारे कंट्रोल में है, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमारी इनकम बढ़ाने की हमें इनकम अगर अच्छी हो और वो इनकम सही तरह से अगर हम इन्वेस्ट करें तो अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, इनकम अच्छी होने के दो ही, या इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स का अमाउंट अच्छा होने के दो ही इनपुट है। एक है कि इनकम ज्यादा हो और दूसरा है कि खर्चे कम हो। तो लाइफस्टाइल उसी तरह की होनी चाहिए कि हम ये सोच ले कि हमें अगले 5, 10, 20, 25, 30 साल में जितने भी पैसे की जरूरत है उसके लिए हमें कितने अमाउंट का सेविंग हर महीना करना होगा, उतने अमाउंट को आप साइड पे रख दीजिए। मे भी शायद उससे 10-15% ज्यादा ही साइड पे कर दीजिए। फिर जो बचे उसमें से अपने खर्चे और एक्सपेंसेस का ध्यान रखें। आई थिंक most investors, all of us who come from middle class, when we start our careers early, हमारे पास ये choices होते नहीं है। We operate with finite constraints. हमारे इनकम भी फाइनाइट होती है और खर्चे काफी टाइम इनफाइनाइट होते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा बैलेंस कर सके कि, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्किल्स पे ध्यान दीजिए, जिससे आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं अपने नौकरी में या अपने बिजनेस में। और उसके बाद खर्चे को रीजनेबल रखिए, कंट्रोल में रखिए, ओवर स्पेंड ना करें। इंस्टेड ओवर इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो आपका गोल जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो कल्पेन जी, अब क्योंकि आपने सलाह दी है तो ये बताइए कि आप अपने खर्चों की बजटिंग कैसे करते हैं? कुछ आपके भी तो उसूल होंगे, नियम होंगे, उसी में से कुछ प्रेरणा मिल जाएगी दर्शकों को, बताइए। तो जैसे मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा आउटलायर हूँ। मैंने हर इंटरव्यू में बोला है कि मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि पहली नौकरी की जो पहली इनकम मिली, तब तक म्यूचुअल फंड और निवेश करने के जो फॉर्मूलेज है
वो सीख लिए थे, क्योंकि जॉब में ही हमें सीखने मिला। और गुड इन्वेस्टिंग हैबिट्स हमने पहले कुछ दिनों में सीख ली। तो और दूसरा, लाइफस्टाइल आर जनरली वेरी रीजनेबल एंड सिंपल। तो जो भी हर महीना थोड़ा थोड़ा सेविंग हो रहा था, वो हमने निवेश करना शुरू किया। 98 99 की बात कर रहा हूँ, 25 साल पहले। और उन दिनों में वो एक आदत लग गई। और जब यू आर इन एन एनवायरनमेंट व्हेन यू वर्क इन अ म्यूचुअल फंड, आपके आसपास सब दिन रात यही बात करते हैं, आप अपने निवेशकों को दिन रात यही बताते हो कि हर महीना पैसा ज्यादा सेव करना चाहिए। तो मेरे लिए भी वो हैबिट बन गई। और सो इनकम, सो माइंडसेट यही था डे वन से कि खर्चे कंट्रोल में हो, लिमिट में हो। और मेरे खुद के कुछ पर्सनल हैक्स है, जरूरी नहीं है कि आप इससे माने या ना माने, बट मेरे ये हैक्स है कि मैं ब्रांड्स पे ज्यादा ऑब्सेस नहीं हूँ, मैं वैल्यू पे ऑब्सेस हूँ। तो मुझे अगर सेम क्वालिटी का शर्ट 500 रुपये में मिलता है और उसका जस्ट ब्रांड का टैग लगाने का वो 3000 लगाता है, तो मुझे वो टैग से कोई लेना देना नहीं है। आई वुड रादर सेव दैट इंक्रीमेंटल मनी। तो मेरे दिमाग में वो एक स्विच है कि मुझे यूनिट का कलेक्टर बनना है। हर महीना मैं जितने ज्यादा यूनिट इकट्ठा कर सकता हूँ, आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई लाइफ स्टाइल नीड्स। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। आई स्पेंड ऑन बुक्स, आई स्पेंड ऑन पेन्स, आई स्पेंड ऑन मेनी थिंग्स, बट एक बैलेंस है। और मैं वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, प्राइस से ज्यादा या टैक्स से ज्यादा, कि हर चीज की यूटिलिटी क्या है, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन वो ब्रांडेड हो या नहीं हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं। चलिए, मेरे ख्याल से एक और ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, और ऐसे में दर्शकों के सवाल भी मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे खास मेहमान भी बने हुए हैं। मिलती हूँ आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक, आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश, जो कि ईटी नाउ स्वदेश के जन्मदिन के मौके पर हम लेकर आए हैं। और पहला ऐसा शो है जहां पर भारत की जनता ने सीधा अपने सवाल हमें भेजे हैं, और इनके सवालों को हमने रखा है फंड हाउसेस के एमडीज और सीईओज के सामने, और लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग हम करवा रहे हैं लाइव ईटी नाउ स्वदेश के जन्मदिन के मौके पर। ये हमारी ओर से तोहफा है आप सभी के लिए। तो चलिए, आखिरी राउंड के सवाल बचे हैं, और ये सवाल मैं लेकर आऊंगी स्वरूप के लिए। स्वरूप, फाइनेंशियल प्लानिंग की जब भी शुरुआत करनी होती है तो इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट, किससे शुरुआत करें? बहुत ही अहम सवाल है, और इसका जवाब दीजिएगा। कि इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस दो अलग अलग होते हैं। मेरा पहला राय ये होगा, दोनों को कंफ्यूज ना करें। ये दो अलग पहलू हैं अपने लाइफ में, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पहला शुरुआत तो इन्वेस्टमेंट से होना चाहिए। जब इंश्योरेंस की बात आती है तो इंश्योरेंस की बात तब आती है जब आपके लाइफ में डिपेंडेंट्स हो, और जब डिपेंडेंट्स हो जाए तब शायद इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस और थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ा चिकन एंड एग भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा अगेन यूथ से चालू करें कि इंश्योरेंस प्लान, तो आपका प्रीमियम बहुत अच्छा रहता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को ठीक से आंसर दूं तो पहले इन्वेस्टमेंट्स आप शुरुआत करें, और जब आपका लाइफ में एक ऐसे कुछ डिपेंडेंट्स या आपके कुछ लाइबिलिटीज आ जाते हैं, तब इम्पोर्टेंस आ जाता है इंश्योरेंस का। जैसे सपोज मैंने शादी किया, तो शादी के बाद वाइफ आ गई, तो वो मेरे डिपेंडेंट अगर हो जाते हैं, तो अगर मैं नहीं रहता हूं तो उनके तरफ मेरा कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रह जाता है, तभी मेरा इंश्योरेंस का एक बड़ा अहमियत आ जाता है। सो बिफोर दैट comes investment. So first investments, then insurance is my personal opinion. सुरेश जी, आपके पास आऊंगी, और हमारे दर्शक के जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ शेयर खरीदे हैं, और इन शेयर्स की जो वैल्यू है ना, वो तेजी से बढ़ी है। अब ये जानना चाहते हैं कि ये क्या करें। देखिए, अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो सिर्फ इसलिए कि शेयर बढ़ गया है बेचना जरूरी नहीं होता। हमें कंपनीज के ऊपर में लॉन्ग टर्म व्यू लेना होता है, और शेयर मार्केट का ये एक नियम है कि प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर कंपनी की वर्किंग अच्छी है तो बढ़ती है। लेकिन बहुत बार अगर अगले 1 साल का रिटर्न आपको 3 महीने में मिल गया है, तो ऐसा नहीं कि आप डर के उसको बेच दें, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर में अगर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो कंपनीज मल्टी बैगर भी बनती है और काफी सालों तक ग्रो करती है। तो आपने को अगर प्राइस बढ़ गई है तो आपको रीअसेस करना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है या ऐसे कौन से सरप्राइज आए हैं जिसकी वजह से कंपनी का दाम एकदम तेज से बढ़ गया है,
और अभी भी प्राइस रैली होने के बावजूद भी अगर वैल्यूएशन रिजनेबल है और जस्टिफिएबल राइज है तो आप होल्ड करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्पेकुलेटिव राइज है और कुछ फंडामेंटल कुछ बदलाव नहीं आया है और जो रिटर्न आप सोच रहे थे कि 3 या 4 साल में आएगा वो आपको 2 या 3 महीने में मिल गया है, तो जरूर आप सोच सकते हैं कि उससे एग्जिट कर लें। सुनील जी, आपके लिए रिटायरमेंट की बचत के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या नुस्खा और क्या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आप रेकमेंड करेंगे? रिटायरमेंट की बचत के लिए एसआईपी सबसे अच्छा तरीका है, या एसटीपी। एसआईपी और एसटीपी में फर्क क्या है? दोनों मंथली इक्विटी में आपको एक्रीशन होता है, मगर एसटीपी में आप उस पैसे को लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के जरिए निवेश करते हैं। एसटीपी में एडवांटेज क्या है कि आपको टाइम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको मार्केट में ज्यादा गिरावट आई तो और ज्यादा आप निवेश उसमें कर सकते हैं। तो एसटीपी में एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप अपने एसआईपी को आसानी से टॉप अप कर सकते हैं। फिर एसआईपी में आप बैंक से मैंडेट लेते हैं और चल जाता है, तो सडनली आपको और खरीदना है तो इतनी आसान नहीं है। तो दोनों का मकसद यही है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। दो चीज के कारण, एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी वॉलेटाइल टाइम में जब मार्केट गिरती है तो ज्यादा यूनिट आपके हाथ में आती है, और दूसरी बात कंपाउंडिंग के जो पावर है वो लॉन्ग टर्म में आपको अपना एक खास चीज दिखाता है। तो मैं कहूंगा रिटायरमेंट के लिए आपको जितनी अर्ली आप स्टार्ट करें अपने रिटायरमेंट की जर्नी के सामने, 20 साल 30 साल ऐसी टाइम फ्रेम मन में रखेंगे तो आपके लिए उतना बेहतर होगा एक अच्छा कॉर्पस रिटायरमेंट में निवेश करने के लिए। और सेकंड चीज, जब रिटायरमेंट के नजदीक आ रहे हो तो आपको जरूरत पड़ती है मंथली कैश फ्लो को, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको आपकी तनख्वाह या वो दूसरी इनकम बंद हो जाएगी। तो तब एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल कीजिए, यानी महीने में थोड़ा बहुत आप अपने रेगुलरली अपने निवेश से आप निकालते जाइए अपनी मंथली एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। तो रिटायरमेंट के लिए आइडियल होगा एसआईपी, एसटीपी प्लस एसडब्ल्यूपी। ये कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन, आपके लंबी उम्र तक आपको फायदेमंद रख सकता है, और आपको जो प्राइस राइज होती है, इन्फ्लेशन महंगाई होती है, उसका असर बिल्कुल आपके ऊपर नहीं दिखेगा। दीपी सर, आपके पास आऊंगी। मेरे ख्याल से बहुत सारे युवाओं के सवाल आपकी ओर आ रहे हैं, है ना? बहुत दिलचस्प सवाल है ये कि हमारे एक दर्शक का, और ये पूछ रहे हैं कि युवा अपने रोल मॉडल्स कैसे चुने। जिंदगी के लिहाज से भी देखा जाए तो सवाल काफ़ी अहम है, क्योंकि कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होना ही चाहिए जिसको आप आइडियल के तौर पे, रोल मॉडल के तौर पर देखना चाहते हैं। आपने अपने अनुभव से ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स बनते हुए देखे होंगे। आप खुद भी एक रोल मॉडल हैं बहुतों के लिए, हम सब के लिए। तो जिंदगी के लिहाज से और निवेश की रणनीति के लिहाज से रोल मॉडल युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, कैसे गाइड करेंगे? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअली ये रोल मॉडल है ना, ये भी टाइम के साथ बदलते रहते हैं। आज के 5 साल पहले रोल मॉडल वो होता था जिस व्यक्ति के पास एक बहुत बढ़िया फोन हो और एक बड़ी बाइक के पास पे घूम रहा है, या एक जूम करके एक लग्जरी कार में जा रहा है, तो सब देखते थे वाओ। और आज की डेट में वो बिल्कुल बदल गया है। आज की डेट में रोल मॉडल उसको माना ही नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति ऐसे दिखावा करता है तो हर एक बंदा सोचता है, अरे व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मैन, व्हाई इज नॉट एबल टू, व्हाई इज स्प्लैशिंग हिज मनी लाइक दिस। तो आज का युवा एक बहुत ही जो कहते हैं चेतन और जागरूक युवा है। उसके रोल मॉडल आज की डेट में वही होने चाहिए जिन्होंने अपने पैसे को, जिन्होंने अपनी अपनी पूंजी को सिर्फ बचाया ही नहीं है पर उसको मल्टीप्लाई किया है। और हमारा देश भारत अब जिस मोड़ पे खड़ा है उस पे जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने के बहुत मौके हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना रोल मॉडल कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आज के पास पैसा है वो डेप्रिशिएटिंग एसेट में मत लगाए, उसी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाए या उसी रोल मॉडल की तरफ देखे जो अपना पैसा मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने पैसे को वेल्थ क्रिएट करने के हिसाब से देख रहा है, ताकि वेल्थ लंबे समय तक वो यूज कर सके। क्योंकि आज की डेट में जो भी व्यक्ति, पहले जो होते थे ये ट्रेंड था कि स्प्लैश करो, दिखाओ लोगों को अपना हीरोगिरी दिखाने वाली। आज की डेट में हीरोगिरी को अच्छे से नहीं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही देखा जाता है। और रोल मॉडल भी सारे वैसे हो गए हैं। जो हमारे यहाँ पे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो 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 यूथ ने ऐसी ऐसी यूनिकॉर्न बनाई है हमारे कंट्री में,
यूथ ने इकट्ठा होके, तो वो उनके रोल मॉडल वही होने चाहिए, ना कि वो लोग जो कि दिखावे में या ऐसी सेलिब्रिटी जो ग्लैमर में है, बल्कि वो लोग जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पुश्तों के लिए बहुत कम समय में अपनी एक वैल्यू क्रिएट की है. दे शुड बी द रोल मॉडल ऑफ टुडे. चलिए, बहुत खूब। और ये वो बातें जो गांठ बांध लेनी चाहिए। लेकिन नीलेश जी, आपके पास आऊंगी। बहुत दिलचस्प सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे दर्शक का। जिंदगी क्योंकि निरंतर बदलती रहती है, आप इवॉल्व हो रहे होते हैं, नई नई चीजें आप सीख रहे होते हैं। बदलाव मेरे ख्याल से जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अब जिंदगी के हर दौर को आप कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे आगे बढ़ें, किस बात का ख्याल रखें, ये सवाल है हमारे यूट्यूब के इस दर्शक का आपके लिए। कविता जी, जिंदगी के हर दौर में 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए. एक, बूंद बूंद से सागर बनता है. रेगुलर इन्वेस्टमेंट विल हेल्प यू अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी. दूसरी चीज, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. असेट एलोकेशन बहुत जरूरी है. सारा पैसा सिर्फ क्रिप्टो में मत लगाइए, बिकॉज पिछले 6 महीनों में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आज बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं. सारा पैसा इक्विटी मार्केट में, स्मॉल कैप में आज मत लगाइए, बिकॉज पिछले 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. एक संतुलन बना के रखिए. थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा पैसा डेट में, थोड़ा पैसा सोने में, थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में. और तीसरी चीज, जल्दी का काम शैतान का. लॉन्ग टर्म निवेशक बनिए. निवेश अगर आज करेंगे तो उसके फल तुरंत प्राप्त होंगे, वो जरूरी नहीं है. आप लंबे समय के लिए निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए. जिंदगी के हर मोड़ पे ये 3 चीजें आपके लिए जरूरी है. रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट. चलिए, कल्पेन जी, शो का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। हमारा सवाल वीडियो के जरिए आनंद शुक्ला हमारे दर्शक हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। हेलो सर, मेरा नाम है आनंद और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा क्वेश्चन ये है कि एसेट क्लास के चुनाव में किन बातों का ध्यान रखें? क्या क्रिप्टो जैसे एसेट में निवेश करना सही है? तो पहले तो मेरा नियम यह है कि मैं वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा जो मुझे समझ आए, और जहां मुझे पैसा गंवाने का, पैसा जाएगा नहीं, टूटेगा नहीं, इसका रीजनेबल कॉन्फिडेंस हो। और काफी टाइम ये हो सकता है कि मेरे कॉन्फिडेंस के बावजूद आई मे गो रॉन्ग, बिकॉज हम 30% टाइम्स रॉन्ग भी जाते हैं। हम जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है, हम भी रॉन्ग जाते हैं। हम सब ने 30-40% का करेक्शन हर 5-6 साल में देखा है। तो उसको अगर अलग हम रखें तो मेरे फॉर्मूला में 2 या 3 चीजें हैं कि जैसे मैंने बताया, जो एसेट क्लास अच्छा है और महंगा नहीं है, मैं वहां ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। जो एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में जिसका पोटेंशियल रिटर्न देने का बेहतर है, मैं वहां ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी फंड्स है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बेहतर रिटर्न देते हैं। लेकिन सिर्फ 70 क्यों है, पूरे 100 क्यों नहीं है? बिकॉज शॉर्ट टर्म में ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं और पिछले 1-2 साल की तेजी की वजह से ये थोड़े महंगे हो गए हैं। तो क्योंकि ये थोड़े महंगे हैं, मुझे लगता है कि बीच में उतार चढ़ाव जब आएंगे तो उसके लिए 20 से 30% मैंने बॉन्ड्स या डेट फंड्स और गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, डायरेक्टली या थ्रू एसेट एलोकेशन फंड्स। तो जब इक्विटी में उतार चढ़ाव आएगा, यहाँ से मैं रीबैलेंस कर सकता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एसेट एलोकेशन है, हर इंडिविजुअल का उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला यही है कि एसेट क्लास सक्षम हो, हाई क्वालिटी हो, स्टॉक है लेकिन गलत कंपनी है, गलत प्रोमोटर है, गलत बिजनेस मॉडल है, जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है या उसकी टिप मिल रही है, तो वो गलत सिलेक्शन प्रोसेस है। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज क्रिप्टो मुझे समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने इस पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा है या बुरा है, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ा लाइफ में ओवर टाइम, एक चीज ये सीखी है कि जो ना समझ आए, या तो मेहनत करो उसको समझने के लिए, या अच्छे एडवाइजर को ढूंढो जो खुद एक्सपर्ट हो। और अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो इट्स ओके नॉट टू इन्वेस्ट इन ऑल एसेट क्लासेस जस्ट बिकॉज दे आर टेम्परली गोइंग अप। लॉट ऑफ पीपल, बहुत करोड़ों लोगों में लोग ये गलती करते हैं कि कुछ बहुत ऊपर जाए। लोगों का जो सिलेक्शन का निर्णय लेने का तरीका होता है वो
पिछले 1-2-3 साल में जो बहुत जल्दी ऊपर भागता है, हमें उसमें पैसा लगाने का ज्यादा मजा आता है, लेकिन उसमें पैसा टूटने का भी या नुकसान होने का काफी बड़ा रिस्क है। क्रिप्टो, लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट ऑल, मुझे बिल्कुल क्रिप्टो के बारे में नहीं समझ आता है, सो आई मे नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो इसी के साथ मेरे पास सवाल खत्म हो चुके हैं फिलहाल केवल इस शो के लिए, लेकिन और भी सवाल हैं जो दर्शक लगातार हमसे पूछते रहते हैं, जो हम अपनी दूसरी पेशकश में शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे इस खास मौके पर शिरकत की और हमारे दर्शकों से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे भी इजाजत दे और देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।